तो स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। अब हम इस चैप्टर के थोड़े टेक्निकल और सीरियस पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये देखने से पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो है स्टूडेंट्स वो इस तरीके का एक इनक्लोजर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ग्लास से बना हुआ है ये, और इसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करवाया जा रहा है। तो सच हाउस लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड ग्रीन हाउस। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। वार्म क्लाइमेट, ठीक हो सकता है बिल्कुल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। लेकिन सपोज कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनको हम कोल्ड रीजन्स में ग्रो कराना चाहते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? इनको तो चाहिए वार्म क्लाइमेट, लेकिन हम उनको एक ऐसे रीजन में ग्रो कराना चाहते हैं जहां वार्म क्लाइमेट नहीं है, कोल्ड क्लाइमेट है। तो स्टूडेंट फिर तो प्रॉब्लम है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ग्रीन हाउस होता है ये यूजफुल होता है स्टूडेंट्स। देखो यहां पे क्या होता है, अगर मैं कोई नॉर्मल प्लांट की बात करूं स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्लांट, तो देखो सन से वो जो प्लांट है वो एनर्जी लेता है। तो सन की जो एनर्जी है वो प्लांट पे आके गिरती है, उसमें से कुछ एनर्जी ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। सही है स्टूडेंट्स? सन से एक प्लांट पे जब एनर्जी आती है, हीट एनर्जी या लाइट आती है, तो कुछ एनर्जी वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जो रिफ्लेक्ट हो गई वो चली गई, वो प्लांट के काम नहीं आती है स्टूडेंट्स। लेकिन इस ग्रीन हाउस में थोड़ा सा अलग फिनोमेना होता है स्टूडेंट्स। बाहर सन होगा, सन से हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी इस तरीके से अंदर आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर गिरेगी। तो इनमें से कुछ एनर्जी तो प्लांट्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसा हमने डिस्कस किया, एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जो है ये प्लांट्स स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट कर देंगे, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक। अब देखो, अगर ये ग्लास का इंक्लोजर ना हो तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है या रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो बाहर चली जाएगी और इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा प्लांट द्वारा, ठीक है, अगर ये ग्लास नहीं हो तो। लेकिन ये ग्लास यहां पर है ग्रीन हाउस में, तो ये ग्लास क्या करता है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसको बाहर जाने नहीं देता है, इसको वापस अंदर ही फेंक देता है, वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, एक बार जो सन की एनर्जी अंदर आई तो वो अंदर ही ट्रैप्ड रह जाती है, अंदर ही ट्रैप्ड रह जाती है, जिसके कारण अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, अंदर थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट टाइप क्रिएट हो जाता है और उससे इस प्लांट्स के ग्रोथ को हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स। तो सच अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस, और वो किस तरीके से हेल्पफुल होता है वो भी आप समझ रहे होंगे, उसमें क्या हो रहा होता है वो भी आप समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज ग्रीन हाउस, तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस क्विकली लिख लेंगे हम, ग्रीन हाउस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास विच इज यूज्ड टू क्रिएट वार्म वेदर फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, अगर आपसे यह पूछा जाए कि ग्रीन हाउस काम कैसे करता है, हाउ डज ग्रीन हाउस वर्क, हाउ डज ग्रीन हाउस वर्क, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, ग्रीन हाउस ट्रैप्स द एनर्जी ऑफ सन कमिंग इनसाइड इट, जैसा कि हमने यहां पे पढ़ा था स्टूडेंट्स। ड्यू टू दिस ट्रैप्ड एनर्जी टेम्परेचर इनसाइड इट इंक्रीजेस। तो ड्यू टू दिस ट्रैप्ड एनर्जी अंदर का जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स वो बढ़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टाइम टू सी व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जैसा हमने ग्रीन हाउस में पढ़ा है वैसा ही कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी होता है, बट सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमारी अर्थ है और आपको तो पता ही है कि अर्थ इज एक्चुअली सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑल द साइड्स, अ थिन लेयर ऑफ एयर, ठीक है। अर्थ जो है वो तो हवा से, एयर से, एटमॉस्फेयर से सराउंडेड होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, डे के टाइम में क्या होता है कि सन होता है और सन से हीट एनर्जी अर्थ तक आती है, इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हीट एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंचती है, जिससे अर्थ गर्म होती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, सन नहीं होता, तो अर्थ बहुत कोल्ड होती, बिल्कुल कोल्ड होती, इतनी कोल्ड होती कि हम यहां रह ही नहीं पाते स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हीट एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंचती है, जिससे अर्थ जो है गर्म होती है, हमारे रहने लायक होती है। लेकिन स्टूडेंट्स नाइट को क्या होता है, आप सोचिए, नाइट को ये जो सन है वो नहीं होता है। तो अब स्टूडेंट्स, जो हीट एनर्जी इस अर्थ ने एब्जॉर्व की होती है डे टाइम में, डे टाइम में तो अर्थ ने हीट एब्जॉर्व की, अब नाइट टाइम में अर्थ जो है उसी हीट को रिलीज करती है, रेडिएट करती है,
रेडिएट या रिलीज करती है। ओके, और उस हीट को वो रिलीज और रेडिएट करके कोल्ड होती है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, नाइट में उतनी हीट नहीं होती है तो वेदर थोड़ा कोल्ड हो जाता है, तो रात को वो जो हीट एनर्जी है अर्थ रेडिएट करने लगती है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होता है, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो जो भी हीट रेडिएट की जा रही है अर्थ द्वारा वो बाहर आ जाती और चली जाती, और वो हीट चली जाती तो अर्थ जो है बहुत ज्यादा कोल्ड हो सकता था। रात को इतना कोल्ड हो जाता है स्टूडेंट्स कि हम उसमें रह नहीं पाते, बट ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। देखो यहां पे क्या होता है, अर्थ हीट को रिलीज या रेडिएट तो करता है, लेकिन ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कुछ ही हीट को बाहर जाने देता है, और बहुत सारी हीट को वापस रिफ्लेक्ट करके नीचे भेज देता है अर्थ के पास। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, सारी की सारी हीट जो है वो अर्थ से बाहर नहीं जा पाएगी, कुछ हीट जो है वो अर्थ के पास ही रह जाएगी, जिससे अर्थ बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होगा। कोल्ड तो होगा क्योंकि कुछ हीट तो जा रही है बाहर, लेकिन बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होगा और हमें बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगेगी स्टूडेंट्स। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, जैसा हमने ग्रीन हाउस के केस में देखा था, ग्रीन हाउस के केस में कि ग्लास का जो इनक्लोजर था वो हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा था, वैसे ही यहां पर आप देखें ये जो एटमॉस्फेयर है वो हीट को रिफ्लेक्ट करके वार्म वेदर डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अगर हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को फ्यू लाइंस में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, अर्थ एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सन ड्यूरिंग डे। सही है, अर्थ एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सन ड्यूरिंग डे। एट नाइट इट रेडिएट्स द हीट, but the atmosphere reflects some of this heat back to earth. सही है, but the atmosphere reflects some of this heat back to earth. This keeps weather warm even at night. ठीक है, ऐसा नहीं होता तो रात को तो आपकी कुल्फी जम जाती, इतना ठंड हो जाता। This is called greenhouse effect, students. This is called greenhouse effect. तो स्टूडेंट्स यहां पे एक और चीज हम देखेंगे, there is something called greenhouse gases. Greenhouse gases. तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने कंपोजिशन ऑफ एयर आपको बताया था, उसमें हमने पढ़ा था कि एयर में कौन कौन सी गैसेज होती हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, आर्गन, ठीक है, मीथेन, ये सब कुछ गैसेज होती हैं, और भी कुछ गैसेज होती हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो रिफ्लेक्शन वाला काम हुआ है, ये जो हीट का रिफ्लेक्शन हुआ है एटमॉस्फेयर द्वारा, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल रहे हैं, वो नाइट्रोजन गैस के कारण नहीं होता है, ऑक्सीजन गैस के कारण नहीं होता है। मतलब एटमॉस्फेयर में अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन न भी हो, तो इस रिफ्लेक्शन वाले इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स, उसी के कारण ये हीट का रिफ्लेक्शन होता है। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो ये हीट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ये हीट कम रिफ्लेक्ट होगी। नाइट्रोजन को हम बढ़ा भी दें या कम भी कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स वाटर वेपर्स और मीथेन से भी इस रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को फर्क पड़ता है, आर्गन से नहीं पड़ता है। मतलब ये जो गैसेज हैं स्टूडेंट्स, इनका अमाउंट अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा तो ये जो हीट है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, अगर इनका अमाउंट कम होगा तो ये हीट कम रिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसी ये जो गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, जबकि आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको ग्रीन हाउस गैसेज नहीं बोलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ऐसे तो एक एयर पॉल्यूटेंट होता है, बट ये भी जब हवा में आता है तो इस रिफ्लेक्शन को बढ़ाता है, तो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है स्टूडेंट्स। तो अगर हमें ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में लिखना हो स्टूडेंट्स तो हम क्या लिखेंगे? ग्रीन हाउस गैसेज आर गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएटेड हीट, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएटेड हीट फ्रॉम अर्थ टू अर्थ इटसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, दे कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद हम एग्जांपल्स दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का। अब स्टूडेंट्स यहां पे सब कुछ अच्छा लग रहा है कि यार ग्रीन हाउस इफेक्ट है जिसके कारण अर्थ जो है वो
गर्म रहती है, ठीक है, बहुत ठंडी नहीं होती है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ कारणों से इसका जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब क्यों बढ़ता जा रहा है, लेट्स हैव अ लुक। कॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में क्यों बढ़ता जा रहा है, उसका अमाउंट क्यों बढ़ रहा है? तो देखो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है? हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि जब हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। फिर स्टूडेंट, जो हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब को जो हम बर्न करते हैं स्टूडेंट्स, कारों में ये सब फ्यूल्स बर्न होते हैं, फैक्ट्रीज में ये सब फ्यूल्स बर्न होते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स। तो ये दो मेन प्रोसेस है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। फिर स्टूडेंट, ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स एंड ट्रीज जो होते हैं, वो जब ब्रीद इन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये प्रोसेस है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, आजकल क्या होता जा रहा है कि ये एनिमल्स वाला फिनोमेना में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। हम या एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन ये फ्यूल बर्न करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसका अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा होगा स्टूडेंट्स, क्यों बढ़ता जा रहा होगा, आप सोचें। क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल आप देखें रोड्स पे व्हीकल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, तो जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स होंगे उतने ये फ्यूल्स बर्न किए जाएंगे उनमें, और उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आजकल स्टूडेंट्स इस रीजन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता जा रहा है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम प्लांट्स को काटते जा रहे हैं, जिससे प्लांट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। प्लांट्स को हम काटते जा रहे हैं जिससे प्लांट्स की संख्या, उनका अमाउंट कम होता जा रहा है। तो अब कम प्लांट्स हैं तो वो कम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद इन करेंगे, ठीक है, कम कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेंगे। तो आप देखिए क्या हो रहा है, बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेकिन कंज्यूम हो रहा है कम। तो ऑब्वियसली इसके कारण क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एयर में वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इस बात को लिख भी सकते हैं यहां पे, मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ मोर फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जा रहा है। लेसर कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग कंज्यूम्ड एज प्लांट्स आर बीइंग कट, ठीक है। और लेकिन कंज्यूम जो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वो कम हो रहा है, क्योंकि प्लांट्स कम होते जा रहे हैं, उनको काटते जा रहे हैं। ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग। सही है स्टूडेंट्स। अब सोचें स्टूडेंट्स कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट बढ़ जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से सुनेंगे, तो इसके अमाउंट बढ़ने से यहां पर ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उस पर क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स, सोचिए। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट होती है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो कम हीट रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन स्टूडेंट्स अब दिन बाय दिन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो पहले से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है अब, तो ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट होगी, तो कम ही हीट बाहर जा पाएगी स्टूडेंट्स, कम ही हीट एस्केप कर पाएगी, ज्यादा हीट अर्थ के पास ही रह जाएगी, अंदर ही रह जाएगी, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, और बढ़ जाएगा। और अर्थ अब बहुत गर्म हो सकती है, जो कि अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होता तो हमने देखा था अर्थ बहुत कोल्ड हो जाती, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वो थोड़ी वार्म हो रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, तो हीट का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये जो फिनोमेना होता है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। देखो स्टूडेंट्स, हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा डाउट हो, तो अभी मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये सिचुएशन देखिए आप स्टूडेंट्स, डे टाइम में सन की हीट एब्जॉर्ब करता है अर्थ, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो रात को क्या होता, सारी एब्जॉर्ब हीट बाहर चली जाती और अर्थ बहुत कोल्ड हो जाता, ठीक है। उस टाइम पे कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता और अर्थ बहुत कोल्ड हो जाता, हम नहीं रह पाते। लेकिन स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर जो है कुछ हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे अर्थ बहुत कोल्ड नहीं होती है और रहने लायक रहती है।
तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाती। लेकिन स्टूडेंट्स अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उसका अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण पहले कम हीट रिफ्लेक्ट होती थी लेकिन अब ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट हो रही है तो अर्थ का टेम्परेचर और बढ़ता जा रहा है, विच इज नॉट गुड, क्योंकि अब वो ज्यादा गर्म हो गई अर्थ। तो यहां पे एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ज्यादा ही ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। थोड़ा सा हो रहा था तब ठीक था, लेकिन अब ज्यादा ही ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया है, एक्सेसिव हो गया है, तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हमारी जो अर्थ है स्टूडेंट्स वो गर्म होती जा रही है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो आप देख सकते हैं कि यही ग्रीन हाउस इफेक्ट जब लिमिटेड अमाउंट में होता है तब ये यूजफुल होता है, लेकिन जब ये एक्सेसिव हो जाता है तो ये हार्मफुल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ग्लोबल वार्मिंग को अगर डिफाइन करना हो स्टूडेंट्स तो कैसे हम लिखेंगे? हम लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग इज अनवांटेड फेनोमेना ऑफ इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्यू टू एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने के कारण एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि अनवांटेड है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। और स्टूडेंट्स इस ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जो हम देखना चाहेंगे अब। तो स्टूडेंट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, देखो कई सारे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। सबसे पहला देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी आप सिर्फ इस फोटोग्राफ पे कंसंट्रेट करेंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। देखो माउंटेन्स पे बहुत सारा फ्रोजन वाटर होता है, आइस होता है, और वो आइस धीरे धीरे मेल्ट होता है स्टूडेंट्स और वाटर बनाता है, और यही जो है वो आगे जाकर रिवर का फॉर्म ले लेती है। तो ये जो आइस है इनको ग्लेशियर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं फिर से रिपीट करूं, ये जो ग्लेशियर्स या आइस होते हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होते हैं और रिवर का जन्म होता है स्टूडेंट्स। लेकिन आप सोचो, अगर अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर वो ज्यादा हो गया, अर्थ गर्म हो गई, तो क्या होगा? ये जो आइस है वो तो बहुत ज्यादा मेल्ट होने लगेगा, तो बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा रिवर में। तो रिवर में क्या हो सकता है? फ्लड्स आ सकते हैं, फ्लड्स। सो दिस इज वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन हिमालयाज में which may result in floods. Melting of glaciers in Himalayas which may result in floods. So this is one disadvantage या harmful effect of global warming. स्टूडेंट्स सेकंड देखते हैं, वो भी कुछ पहले वाले से मिलता जुलता ही है। देखो स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड मैप है, आपको पता है कि यहां पे आर्टिक होता है और यहां पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एंड आर्टिक। अब स्टूडेंट्स यहां पे बहुत सारी आइस जमी हुई होती है, जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो। अब अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? ये जो आइस स्टूडेंट्स वो मेल्ट होने लगेगी और मेल्ट होके वो वाटर बनाएगी स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज आल्सो हार्मफुल। व्हाई दिस इज हार्मफुल? देखो स्टूडेंट्स, जब ये आइस मेल्ट होके वाटर बनाएगा तो ओशन में वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा वाटर बन रहा है ना। तो देखो पहले अगर वाटर का लेवल यहां था, तो अब ये आइस मेल्ट होके और वाटर बना रही है, तो वाटर का लेवल ऊंचा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वाटर लेवल या जिसको टेक्निकली हम सी लेवल बोलते हैं स्टूडेंट्स, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्या हुआ आपको समझ में आया? ग्लोबल वार्मिंग में अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे आइस मेल्ट हो रहा है आर्कटिक और अंटार्कटिका पे, जिसके कारण ओशन में पानी बढ़ रहा है। ओशन में पानी बढ़ रहा है तो ओशन का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। और जब ओशन का लेवल बढ़ेगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा? आप यहां पे देखिए, अगर ओशन का लेवल बढ़ने लगा तो ये जो लैंड्स है वो सबमर्ज हो सकती है, उसमें सबमर्ज हो सकती है। ठीक है, वो इस वाटर में सबमर्ज हो सकती है, तो लैंड कम हो जाएगी। ठीक है, तो लैंड जो है वो सबमर्ज हो सकती है ओशंस में। दिस इज अनदर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो वही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स यहां पे, मेल्टिंग ऑफ आइस इन अंटार्कटिका एंड आर्कटिक लीडिंग टू राइज ऑफ सी लेवल, लीडिंग टू राइज ऑफ सी लेवल। दिस में हम यहां पे ऐड कर सकते हैं, दिस में लीड टू सबमर्जिंग ऑफ लोलैंड्स, ऑफ लोलैंड्स। तो जो लैंड ज्यादा ऊंची नहीं होंगी वो पानी में डूब सकती है स्टूडेंट्स। तो थर्ड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग स्टूडेंट्स, चेंज इन क्लाइमेट, रेनफॉल वर्ल्ड वाइड। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर जगह क्लाइमेट चेंज होगा, रेनफॉल भी चेंज होगा। कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा हो सकती है, कहीं पे बारिश बहुत कम हो सकती है, वो भी स्टूडेंट्स डिसएडवांटेजेस होता है।
फिर स्टूडेंट्स एक दो फैक्ट्स मैं और आपको बताता हूं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। जैसे इवन 0.5 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, देखो 0.5 डिग्री सेल्सियस जो चेंज होता है टेम्परेचर का, सुनने में बहुत कम लगता है कि यार 0.5 डिग्री तो बढ़ा टेम्परेचर, इतना कम बढ़ा ये। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये सुनने में भले कम लगे बट इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। वही यहां पे लिखा हुआ है, इवन 0.6 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर कैन हैव सीरियस इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिर्फ इतना टेम्परेचर बढ़ने से भी एनिमल्स और प्लांट्स से बहुत इफेक्ट हो सकता है, उसमें से बहुत सारे मर सकते हैं। और स्टूडेंट्स बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी 2 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड। और स्टूडेंट्स जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है एटमॉस्फेयर में फैक्ट्रीज और व्हीकल्स के कारण, साइंटिस्ट लोग का ऐसा मानना है कि इस सेंचुरी के एंड तक जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा। और अगर स्टूडेंट्स ऐसा होता है तो अर्थ बहुत गर्म हो जाएगी, उस पर रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू हो गया है दुनिया भर के लोगों के लिए, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स के लिए। और हमें बहुत कोशिश करने की जरूरत है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़े नहीं। तो इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स दुनिया भर के जो देश हैं, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं, वो आपस में कोलैबोरेशंस कर रही हैं, आपस में मीटिंग्स कर रही हैं और वो ऐसे प्लान्स बना रही हैं जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो सके और ग्लोबल वार्मिंग ना हो। स्टूडेंट्स उसमें से एक इंपॉर्टेंट जो एफर्ट है दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये एक सेट ऑफ रूल्स है स्टूडेंट्स जो दुनिया भर की बहुत सारी गवर्नमेंट्स फॉलो करती हैं अपने अपने कंट्री में, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है उसको लिमिट किया जा सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल सो ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट्स के द्वारा दुनिया भर की, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम किया जा सके और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल में रखा जा सके, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग ना हो। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।